नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल मेरे सभी दर्शक वृंद का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज आपके साथ है आपकी दोस्त तन्वी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है, आपके मुंतजिर होती है। ज़रूरत बस ये है कि उस मौके को समझने की, और उसके लिए पता है सबसे आसान तरीका क्या है? उसके लिए सबसे आसान तरीका है मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को वेलकम करने का। और यकीन मानिए, ये मुस्कुराहट आपकी आगे आने वाली तमाम परेशानियों को दूर करने का जज्बा रखती हैं। इसलिए होठों पर एक मुस्कुराहट और मन में एक नई शक्ति के साथ हर दिन करें एक नई शुरुआत और जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ें। फिलहाल और आज हमारी खुशकिस्मती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे ही धरती के मसीहा को, जिनका नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। इनके पास जाने मात्र से मरीजों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक विश्वास जगता है कि अब मेरा जीवन एक सुरक्षित हाथों में है और वहाँ से मेरे साथ कुछ बेहतर ही होगा। हर आम से आम और हर खास से खास के ये है विश्वास पात्र। तो आइए हम आज स्टूडियो में स्वागत करते हैं अपने आज के खास मेहमान डॉक्टर राजीव रंजन, पटना के जाने माने फिजिशियन का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद तन्वी जी, धन्यवाद। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं इस खास कार्यक्रम में और बहुत सारी खास बातों के साथ। तो आइए इनसे करते हैं बातचीत की शुरुआत। जैसा कि सर मैंने अभी इंट्रोडक्शन में ही कहा, डॉक्टरी का जो पेशा होता है ना, वो पेशे से इतर एक सेवा भाव का एक ज़रिया होता है। अगर आपकी बात करें, पर्सनली आपकी बात करें, तो इस फील्ड को चुनने के पीछे कुछ खास वजह रही, क्या कारण था कि आप इस तरफ मुखातिब हुए? ऐसा है तन्वी जी कि जब मैं मैट्रिकुलेशन में यहाँ पटना में अध्ययन कर रहा था, उस समय हमारे जेहन में कुछ डॉक्टरों की तस्वीर उभरती थी जी। जो सामने या तो दिखाने जाते थे या हमारे परिवार में चर्चाएं चलती थीं। तो बड़े गिने चुने नाम थे, बड़ी अकीदत से लोग उनका नाम लेते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ। हर घर में, हर ड्राइंग रूम में उनकी चर्चाएं होती थी। तो और किसी प्रोफेशन में, प्रशासनिक सेवा में, चाहे इंजीनियर्स का, इतनी चर्चा, इतनी परिचर्चा ड्राइंग रूम में, घर में, परिवार में, समाज में हमने नहीं देखी। और एक तो उसी समय से एक जेहन में एक विचार कौंधा कि क्यों न हम उन्हीं के पद चिन्हों पर अग्रसर हों। और धीरे धीरे मार्क्स आते गए। मैट्रिकुलेशन में अच्छा किया, साइंस कॉलेज में आए, साइंस कॉलेज में अच्छा किया तो बायोलॉजी मिल गया, और पढ़ते चले गए और धीरे धीरे ये मंजिल की ओर हासिल हुआ। जी, ये कारवा दर कारवा आगे बढ़ता गया, एक के बाद एक स्टेप। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के प्रति जो हमारे समाज का नज़रिया है, और मुझे लगता है कि समाज ने उन्हें सबसे उच्च पद दिया है। अगर धरती के भगवान वो कहे जाते हैं तो इससे बड़ा कोई पद हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिनकी मेडिकल में एंट्री हो चुकी है, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के सामने भविष्य को लेकर बहुत कुछ होता है, लेकिन आप चूँकि इस दौर से गुजर चुके हैं, आपने उन सब चीज़ों को महसूस किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में वैसे बच्चे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो उसकी पढ़ाई विधिवत कर रहे हैं, उन्हें आप भविष्य को लेकर क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, या उनसे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? ऐसा है तन्वी जी कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो बड़े सुनहले सपने के साथ लिया था कि मेडिकल कॉलेज में एंट्री होते के साथ डॉक्टर बन के निकलूंगा। फिर कोई परेशानी नहीं, कोई सबब नहीं, कहीं कुछ नहीं, अपना आराम से निश्चिंत की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन जब वहाँ गया और रूबरू के दर्शन हुए मुझे, वहाँ पे इतनी कड़वी सच्चाई है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी पढ़ाई, अध्ययन में मेरे चश्मे का पावर बढ़ता चला गया, किताबें मोटी होती चली गई, पढ़ते 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 तो हमने देखा कि अब बिना इसके कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए जो ही मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनका पहला मूल मंत्र ये होना चाहिए, भटकाओ नहीं। कम से कम 5 साल तक बिल्कुल दिमाग को केंद्रित करके, संकेंद्रित करके मेडिकल साइंस की ओर, पूरे मेडिकल साइंस की जितनी विधाएं हैं सबका आद्योपांत अध्ययन करके अपने आप को सुसज्जित करना, ताकि समाज में आप फिर जा सके। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि व्यवहार कुशल होना। आज देख रही होंगी आप कि नए जनरेशन में थोड़ी सी इसकी कमी है। ज्ञान की प्रचुरता है, ज्ञान की प्रचुरता है, लेकिन व्यवहार कुशलता थोड़ी कम है। कैसे मरीजों के साथ तकरीर किया जाए, कैसे मरीज के अटेंडेंट के साथ तकरीर किया जाए ताकि आपके अल्फाजों का कोई गलत असर न निकले और समाज में एक समरसता पैदा हो। तो समरसता इस मामले में कि अगर मरीज को कोई अगर खराब न्यूज भी देना है, कैसे देना है,
उनको क्या व्यवहार करना है, ये भी चीज़ें आनी चाहिए। केवल डायबिटीज और हाइपरटेंशन का विशद अध्ययन कर लेने से आप अच्छे चिकित्सक न हो जाएंगे। अच्छा चिकित्सक वही है जो मरीज की संवेदनाओं को समझ के उनके साथ एक आत्मीयता अपने आप को बनाए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि डॉक्टरी का पेशा एक ऐसा पेशा है जहां सिर्फ अपना काम नहीं करना है, अपने काम के साथ साथ मरीज, उसके परिजनों के साथ एक आत्मिक संवाद भी कायम करना है, और यही डॉक्टर्स को दिल दिल तक पहुंचाता है, हर घर घर तक पहुंचाता है। यहाँ एक बड़ा ही नाजुक पॉइंट आपने उठाया डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, आपने अपने लोगों की बात कही कि डॉक्टर्स को कैसा बिहेव करना चाहिए, जो मरीज है उनके परिजन हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक संवेदनशील पहलू ये भी है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अगर मरीज जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा बिहेव करें, तो परिजन, जो मरीज के परिजन हैं, उनसे भी आप क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल सही तन्वी जी, मैं आपसे यही अपेक्षा ही कर रहा था जी कि इस बिंदु पर आप आएंगे। बिल्कुल मेरा ये कहना था, जैसे शुरू में आपने कहा कि आप लोग धरती के भगवान हैं। बिल्कुल मेरा ये कहना था कि धरती के भगवान तो हम हो ही नहीं सकते हैं, हमें इंसान का ही दर्जा दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ये मानी हुई बात है कि जीवन और मौत हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल सब ऊपर वाला निर्णय कर रहा है कहाँ आपको जाना है, कैसे क्या करना है। हम सिर्फ एक माध्यम हैं। कभी कभी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हम भी इंसान हैं, तो उससे इतना उत्तेजित होकर के, और कल तक हम धरती के भगवान कहे जाने वाले अचानक शैतान में परिवर्तित हो जाते हैं। और कहीं कहीं डॉक्टरों की पिटाई, मार, गोलीबारी सब हो जाता है। ये बड़ी दुखद घटना है। इस बार जो पिछले एपिसोड्स हुए उसमें भी आपने देखा होगा, कई जगह अस्पताल में वेंडलिज्म हुआ, डॉक्टरों के प्रति बदसलूकी हुई। समाज को इसके प्रति काफ़ी ये नज़रिया को बदलना पड़ेगा। अगर डॉक्टरों से आपकी अपेक्षा है तो आपका भी कर्तव्य है कि डॉक्टरों के प्रति एक इंसानियत के रूप में देखें। कहीं कोई दुर्घटना भी हो जाए, कोई गलत चीज़ भी हो जाए, अगर मानवीय भूल नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल साइंस में आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसकी अपेक्षा ही रहती है कि मैं यहाँ गया और मैं जिंदगी को वापस लेके आऊँगा, चाहे कितनी भी असाध्य बीमारी क्यों न हो। ये जो अपेक्षाएं हैं, ये जो आशा है, यही निराशा को जन्म देती है। इसमें थोड़ा सा व्यवहारिक होना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा मैं कहता हूँ कि समाज को इस बारे में तवज्जो देने की ज़रूरत है कि डॉक्टरों की संवेदनाओं को, मनोभावनाओं को ठीक से समझ के डॉक्टरों के साथ व्यवहार करना। और हम अपने चिकित्सकों को भी कहना चाहते हैं कि हम भी एक व्यवहार कुशल होकर, ताकि दोनों के बीच एक सेतु बने, एक समन्वय बने और समाज ठीक से चले। बहुत ही खूबसूरत बात। एक यहाँ चीज़ दर्शकों आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इस उम्मीद से जाते हैं कि हम वहाँ से ठीक होंगे, और डॉक्टर की आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं होती है, वो हमेशा चाहेगा कि वो अपने मरीजों के लिए कुछ बेहतर करे। लेकिन ये जो जीवन मरण का खेल है वो तो उनके हाथ में है, वो डोर तो वहाँ से कंट्रोल होती है। इसलिए भावनाओं पे कंट्रोल दोनों तरफ से रखना ज़रूरी है, तभी ये खूबसूरत रिश्ता हमेशा खूबसूरत बना रह सकता है। यहाँ डॉक्टर साहब, आपसे हम पुनः एक बार आपके कॉलेज के दिनों में चलते हैं और जानना चाहेंगे, जो डॉक्टर साहब अभी हमारे सामने बैठे हैं, बड़े गंभीर, बड़े ही सोबर पर्सनालिटी के, कॉलेज के दिनों में वो कैसे थे? क्या वो नटखटपन, वो चुलबुलापन था? क्या कुछ था कॉलेज के दिन, या किताबों के बोझ सा दबा हुआ था? तन्वी जी कि हर व्यक्ति में एक बचपना छुपा रहता है। बिल्कुल, और ये बचपन हमेशा जिंदा रहना चाहिए। उस बचपना को विद्यार्थी जीवन में किताबों के बोझ ने बोझ के तले दब करके बचपना करीब करीब दम तोड़ रहा था। फिर उसे जीवित करना पड़ता है किसी दूसरे माध्यम से, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, मतलब इस सब माध्यम से ढूंढना पड़ता है। नहीं तो वो ज्ञान का बोझ, किताबों का बोझ कहीं न कहीं आपके बचपना को दबाता है जी। तो सबका बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। बिल्कुल, बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। बड़ा ही अच्छा ये आपने पॉइंट उठाया है, इस पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फिर आपको लिए चलते हैं बीएचयू से। आपने एक, उस समय एक बड़ी स्तरीय परीक्षा होती थी और बड़ा प्रतिष्ठित स्थान था, आज भी है बीएचयू का, लेकिन जिस समय आपने किया उस समय विशेष उसका महत्व था। उसके बाद का सफ़र फिर क्या रहा आपका? बीएचयू में मैं गया, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ भी जब मैंने जान लिया कि अध्ययन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो पढ़ता चला गया। करते करते एमबीबीएस में अच्छा रैंक आ गया, वन ऑफ द टॉपर्स में। तो मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्जिकल साइड से मेरा कोई खास शुरू से लगाव नहीं रहा जी। तो मेडिसिन में पीजी टॉपर्स को मिला करता था। खुशकिस्मती से मेरे नंबर थे और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया वहाँ से। तो एमबीबीएस, एमडी सब वहीं से पढ़ाई करके मैं अपने आप को ज्ञान से
लगा कि अब हमें समाज में जाना चाहिए लोगों की चिकित्सा करने, मैं वहाँ से लौट आया बिहार। अच्छा, ये मेडिसिन को चुनने का, क्योंकि बड़ा टफ माना जाता है और अमूमन लोग इधर रुख करना पसंद नहीं करते, इसको चुनने की कुछ खास वजह जो आपका स्पेशलाइजेशन रहा टफ मेडिसिन? चीज़ों को चुनने में मज़ा ज़्यादा अंदर से आता जो है। मज़ा आता है, जो खुशी आती है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने चुना जी, और आज मैं खुश हूँ। खुश हूँ, बिल्कुल। फिर आपका पटना आना हुआ, आपका बिहार पुणे आना हुआ, उसके बाद का अगला कदम क्या रहा? बिहार में आके सबसे पहला काम तो हमने किया कि बिहार स्वास्थ्य सेवा को हमने ज्वाइन किया जी, यहाँ पदभार ग्रहण किया। उसके बाद धीरे धीरे चलते 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 जो है फिर प्रैक्टिस तो अलाउड था, फिर हमने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे मरीजों के साथ तादात्म्य बनता गया, एक दूसरे का प्यार और विश्वास मिलता चला गया। तो जब मैंने देखा कि अब प्रैक्टिस ठीक ठाक है और हम शायद हम न्याय नहीं कर पाएंगे सरकारी सेवा में, तो हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी दी और वॉलंटरी रिटायरमेंट हमें स्वीकार किया गया और हम फिर स्वतंत्र होकर के अब सिर्फ प्रैक्टिस। और हम चर्चा कर रहे थे दो नावों की सवारी की, तो ये जो मोह होता है ना, उसे छोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है और अमूमन आज के समय में ये चाहते हैं लोग कि दोनों चीज़ें एक साथ चलती रहे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं बताऊं, एक वाकया मैं सुनाता हूं आपको कि मैं जब आया तो यहाँ पे, तो उसमें मेरे मदर का डेथ हो गया था जी, तो भावनात्मक रूप से मैं टूट चुका था। तो डिग्री लेके आया, मैं सोचा कि प्रैक्टिस करूंगा, तुरंत माता जी का डेथ, उधर सर्विस ज्वाइन करना। इस बीच में क्या हुआ कि यूपीएससी का ऐड आ गया, आईएएस का। उसमें हमारा डेट बचा हुआ था, एज बचा हुआ था, हमने अप्लाई कर दिया। हम कहे नहीं, अब डॉक्टरी जो है नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा था। खुशकिस्मती से प्रिलिमिनरी में मैं आ गया। उसके बाद अब सपना देखने लगा कि मैं आईएएस बनूंगा, लेकिन हमारी श्रीमती जी जो थी उन्होंने कोक्स किया कि आप ये डिग्री लेके आए हैं, ये प्रतिभा का हनन होगा। जो आप मेडिकल साइंस की इतनी बड़ी डिग्री लेके आए हैं एमडी का, उसका क्या होगा? ठीक है, आईएएस है, सब कुछ है, लेकिन आप ये गलत दिशा में जा रहे हैं। हमने वो बात मानी और आज उसके बाद फिर हम चल दिए प्रैक्टिस की ओर। और उस जब प्रैक्टिस की ओर गए, धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे संबंध बढ़ते गए, मरीज की संख्या बढ़ती गई, हम थोड़ी आसानित होते गए, तो लगा कि नहीं, सरकारी सेवा में भी हमको समय देना चाहिए जो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये न्याय करना बड़ा जरूरी है। केवल आर्थिक लाभ के लिए आप, जैसे आपने कहा, दो नावों की सवारी करना, ये आपके लिए भी घातक है, समाज के लिए भी घातक है, बिल्कुल, और आपके मानसिक सुख चैन के लिए भी परेशान करेगा। तो आप एक तरफ बढ़ेंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिस की ओर बढ़े। सरकारी सेवा में बाइज्जत हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी दी, सरकार ने एक्सेप्ट किया, आज हम हैं आपके बीच हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक जगह पे ध्यान केंद्रित करने से आगे बढ़ने पे सफलता का रास्ता भी बड़ा क्लियर हो जाता है। वर्तमान समय जो चल रहा है डॉक्टर साहब, कोरोना का समय है, चीज़ें अभी भी पटरी पे नहीं आई हैं, लेकिन इस कोरोना काल में जो आपका सेवा भाव रहा, वो विशेष चर्चा का विषय रहा। कैसे याद करते हैं उन दिनों को और क्या कुछ कहना चाहेंगे उस दौर के बारे में, आप जिससे हम गुजर रहे हैं? बड़ा मिश्रित भावनाओं का दौर रहा तन्वी जी, क्योंकि एक तरफ तो इतने जो कहें कि सेकेंड वेव जो आया, दूसरी तरंग जो आई कोरोना की, उसमें न जाने कितने अपनों को काल कवलित किया। उससे हमें तसल्ली ये मिली। दूसरी तरह से अगर देखिए, भगवान ने कॉइन के दो पहलू बनाए हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। संतुष्टि मिली कि जितने भी सीरियस मरीज थे, जो हम पर विश्वास जाहिर किया जिन्होंने, उनका हमने मुफ्त इलाज किया, क्योंकि आने की स्थिति में थे नहीं, ऑनलाइन टेलीफोनिक कंसल्टेशन था। वो कहते रहते थे कि ऑनलाइन हम फीस दे देते हैं, डॉक्टर साहब आप जो है दिखाइए। हम कहे नहीं, ये दौर जो चल रहा है ये संवेदनाओं का दौर है, और हम जो चिकित्सा की डिग्री लिए हैं, अगर हमें अर्थार्जन की चेष्टा होती, चाहे उद्देश्य होता, तो हमें नहीं चुनते। ये तो सेवा का लाइन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मौका दिया है भगवान ने, परमपिता ने मौका दिया है, उस मौका का भरपूर फायदा उठाया जाए। और हमने ये 3 महीने, 2 या 3 महीने, जहां से भी जो भी कष्ट में रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, काडर, स्टेटस, जो भी रहे, उनकी हमने भरपूर सेवा की। और हमें ये फक्र है कि आज हमने पूंजी तो हासिल नहीं की कोरोना काल में, लेकिन जो विश्वास, जो प्रेम उनका जो मिला, वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, वो मेरी सबसे बड़ी धरोहर है। आज भी सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जो वो लोग गए वहाँ डेथ हो गया, आपके संसर्ग में आए, आपसे कंसल्ट किया, हम ठीक है डॉक्टर साहब, जिंदगी भर आपकी ऋणी रहेंगी। ये एक लाइन जो है
तन्वी जी, एक वाक्य आपके अंदर एक स्फुरन पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है आगे आने वाले दिनों के लिए। सही बात है। और ये सेवा भाव जो है ये भी आपका लोगों के दिलों में घर कर गया और ये चीज़ बड़ी उल्लेखनीय रही और होनी भी चाहिए। अच्छी चीज़ों की अप्रिसिएशन मिलने से और काम करने का जज्बा बढ़ता है। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, एक ही बीमारी है, ठीक है, अलग अलग मरीज एक ही बीमारी से पीड़ित आपके पास आते हैं, ऐसे में उन सब की संवेदनाएं अलग अलग होती है, मनोभाव अलग अलग होते हैं। किसी में है कि मुझे जल्दी से ठीक हो जाना है, किसी में है कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, कुछ में है कि अच्छा डॉक्टर साहब तो अच्छा इलाज करते हैं, उनके पास जा रहा हूँ तो शायद ठीक हो जाऊँ, कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर है। कहने का मतलब मेरा ये है कि बीमारी एक है लेकिन मानसिक भावनाएं जो हैं उसका खेल अलग अलग है और ये बड़े प्रभावित करती हैं किसी भी बीमारी को। सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं। ऐसे में आपके जो मरीज आपके पास आते हैं उनसे आप निपटने का मैं नहीं कहूँगी, उनसे आप तारतम्य बिठाने के लिए क्या कुछ आप ध्यान में रखते हैं? देखिए तन्वी जी, ऐसा है कि जब आप इतने दिनों से जब आप प्रैक्टिस की दुनिया में हैं तो आप मरीजों की मानसिकता को पहले ही भांप लेते हैं कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको अगर आप जांच न कराएं ज़्यादा तो संतुष्टि उनको नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं आपको तो ये बीमारी है, नहीं डॉक्टर साहब हमको सब जांच करा दीजिए। कुछ मरीज जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको अगर हम जांच करावें तो वो टूट जाएंगे, तो उनके लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है कि बिना जांच के ही अगर हम उनको सुविधा दे सकें, वो सेवा दे सकें ताकि वो ठीक होकर महफूज होकर घर चले जाएं। तो कुछ लोग आते हैं इतने धैर्य विहीन कि आज बुखार है, आप दवाई दिया, नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब बुखार तो उतरा नहीं, आपके दवाई में थोड़ा सा बदल दीजिए। उनके भाई जी ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक एमडी डॉक्टर के यहाँ आए हैं, इस बात को समझिए कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त के पहले कोई चीज़ नहीं होता। वक्त के पहले न फल आता है, न वक्त के पहले वृक्ष फल देता है, न वक्त के पहले बच्चा जन्म लेता है। वक्त के पहले कुछ नहीं होगा, इसलिए वक्त दीजिए। ज़्यादा एंटीबायोटिक चेंज करने के चक्कर में न रहिए। अब उनको ऑफिस जाना है, कल ही ऑफिस है, कल कोई प्रोग्राम में जाना है, दूरदर्शन के प्रोग्राम में जाना है, जल्दी ठीक होना है। तो मैं भी गुजारिश करता हूँ, मेरी ये इल्तजा है लोगों से कि कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाएं, धैर्य का पालन करें, क्योंकि पेशेंट की उत्पत्ति हुई है, शब्द की उत्पत्ति हुई है पेशेंस से, और यही पेशेंस खत्म हो गया पेशेंट में। पेशेंस का मतलब धैर्य, पेशेंट का मतलब धैर्य। धैर्य के साथ आप आएँ, इलाज कराएं, आप पूरी तरह से ठीक होकर घर जाएंगे। जहां धैर्य की सीमा आपने लांघी वहीं पर कष्ट शुरू हो जाता है। जी, तो ये बड़ी अच्छी परिभाषा आपने बताई, ये नई चीज़ पता चली है पेशेंट, और आपने जो बताया कि और आपका जो पेशेंस है ये बड़ी खूबसूरत आपने इसकी व्याख्या की। और डॉक्टर साहब वाकई ये बात बहुत गौर करने वाली है कि तुरंत में अगर हमें वो जो उतावलापन है ना उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, बीमारियाँ एक ही होती हैं लेकिन उस बीमारियों पर चर्चा करने वाले दिमाग बहुत सारे होते हैं। ऐसे में जन्म होता है भ्रांतियों का। आपके पास आने वाले मरीज कुछ ऐसी बीमारियों की भ्रांतियां जिसे आप इस माध्यम से, हमारे इस टीवी के माध्यम से दूर करना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कुछ खास पॉइंट क्या होगा? अब कुछ है, जैसे तन्वी जी, बहुत कॉमन भ्रांतियां हैं जो कि ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं है। मीठा खाने से डायबिटीज होने का कोई रिश्ता नहीं है। एक ही चीज़ है कि मीठा खाएंगे, अगर आप मेहनत कम करेंगे तो मोटा होंगे तो डायबिटीज होंगे। दूसरा कि पपीता का पत्ता अगर खाते रहें तो डेंगू खत्म हो जाएगा। इस तरह के जो केसेस जो आते रहते हैं कि अभी जैसे आया था कोरोना काल में, क्या तो कपूर सूंघने से, कैंपर सूंघने से या पेपरमिंट का, तरह तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैली रहती हैं। वो चाहे जिसकी देन हो, व्हाट्सएप की देन हो, सोशल मीडिया की देन हो। मैं समझता हूँ कि भ्रांतियों में 90% योगदान आजकल सोशल मीडिया का है। तो वो भ्रांति का बोझ लिए हुए क्लिनिक में आते हैं और वो पूछना चाहते हैं कि दिन भर में हम 1 किलो करेला खा रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारा तो डायबिटीज़ ठीक होना चाहिए। मैं समझाता हूँ कि करेला से डायबिटीज़ के ठीक होने का कोई रिश्ता नहीं है। करेला तो एक ठीक है, एक अच्छी सब्जी है, एंटीऑक्सीडेंट है, करेला आप खाएँ, स्वस्थ व्यक्ति भी खाएँ, डायबिटीज़ भी खाएँ, लेकिन करेला से डायबिटीज़ के निदान का और क्योर का कहीं कोई संबंध नहीं। तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं और आपको समझाना पड़ता है। तो सिर्फ वो ज्ञान रखा रह जाता है, लेकिन भ्रांतियों को दूर करना, जैसे आपने कहा, उनका निराकरण करना एक चिकित्सक का पहला धर्म है। क्योंकि भ्रांतियां आड़े हाथ आती है, सही इलाज में भ्रांतियां आड़े हाथ आती है। जी,
तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें बताई आपने कि इन भ्रांतियों को दिमाग से, अपने जहन से दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग इलाज शुरू कर देते हैं, फिर जो आपकी डिग्री है और फिर जो हम हैं, फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर्स जो बोलते हैं उनकी बात माने, उनकी डिग्रियाँ उनके अनुभवों का परिणाम है। इसलिए कुछ भी अपने से नया, स्पेशली चिकित्सा के क्षेत्र में इन्वेंशन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले। एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि आज जो डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं, बीमारियों की हम बातें कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल फील्ड से जुड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों, इनके व्यक्तित्व का एक और भी बहुत ख़ास पहलू है जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगी। वो ये है कि डॉक्टर साहब के इस जो बीमारियों से घिरे इनके जो चीज़ें हैं, इनके जो मरीज़ हैं, इसके बीच भी इन्होंने साहित्य के लिए दिल में एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बचा के रखा है, और ये आपके व्यक्तित्व को बड़ा निखार देता है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? ऐसा है तन्वी जी कि आप चैम्बर में बैठे बैठे दिन भर आप रुदन देख रहे हैं, क्रंदन देख रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तकलीफ। कोई हंसते हुए तो मेरे क्लिनिक में आता कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हंसते हुए आया कि डॉक्टर साहब को बीमारी हो गई। बीमारी आ गई तो कष्ट में आया। कष्ट में आया। उन कष्टों का निवारण करना, उस दर्द को खुशी में बदलना, उसमें आप भी तनाव में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस उनके दर्द को उधार ले लेते हैं आप। हर मरीजों के दर्द को आप उधार लेते हैं, उसके बदले में आप खुशी सूद के रूप में उसे देते हैं। क्या बात है। तो ये जो दर्द आपने लिया, उसको दूर करने के लिए आपको आउटलेट चाहिए। तो साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो हमें जिंदगी की प्रेरणा देता है, जिंदगी में रस घोलता है। तो ये सुस्तता वाले जीवन से, मरुभूमि से अलग हट करके अगर आप साहित्य का सिंचन करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक नए किस्म की ऊर्जा पैदा होती है, आप कुछ करने के लिए उद्वेलित हो जाते हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी आपने बात कही। अगर पर्सनल आपकी हम इंटरेस्ट की बात करें, साहित्य में क्या पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, या कुछ खास आपके अगर कवि हो या कुछ ऐसे लेखक हो जिसके आप चर्चा करना साहित्य में तन्वी जी मुझे दिनकर बहुत पसंद है, बच्चन पसंद हैं। तो दिनकर हैं, बच्चन हैं, अज्ञे का साहित्य में काफ़ी पढ़ता हूँ। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत हैं। फिर इधर इंग्लिश में अभी हमने किताब खत्म किया है, एडम ग्रांट की थिंक अगेन है जी। और ओबामा की जीवनी थी इंग्लिश में, उसको हमने पूरा का पूरा पढ़ डाला। अभी एक पेंडेमिक की किताब आई है। तो पढ़ने का शौक है, और ये लिटरेचर मेडिकल साइंस से थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेडिकल साइंस मैं पढ़ता ही रहता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को दिनकर, बच्चन, एडम ग्रांट, ये सब पढ़ने से एक नया आयाम खुलता है, एक नई जिंदगी के एक नए दरवाजे खुलते हैं। जी, आज हमारे साथ जाने माने प्रख्यात डॉक्टर राजीव रंजन जी, बहुत ही शानदार और जानदार बातें इनसे हम कर रहे थे, और इनके व्यक्तित्व के एक नए पहलू से मैं अब आपको परिचित कराने वाली हूँ। कहा था ना दर्शकों मैंने आपको कि डॉक्टर साहब से बीमारियों की चर्चा के अलावा कुछ नया सुनेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक नया मौका है, और मुझे भी बड़ा आनंद आएगा, हमारे दर्शकों को भी बड़ा आनंद आएगा कि अगर आप साहित्य से जुड़ी कुछ चीज़ें सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, तो वो क्या होगा? ऐसा है तन्वी जी कि आप दिनकर साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो दिनकर वीर रस की कविताओं के अग्रणी माने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने श्रृंगार रस की रचना की, उर्वशी, तो उसमें भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, उसमें ज्ञानपीठ मिला। हाँ, बिल्कुल। तो वीर रस में जहाँ एक तरफ कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूधर्म विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित जस क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, ठम ठोक ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्या बात है, क्या बात। एक तरफ तो पत्थर को पानी बनाने की परिकल्पना है दिनकर में, दूसरी तरफ उर्वशी में जब कहते हैं कि तपोनिष्ठ नर का संचित तप, तपोनिष्ठ नर का संचित तप, और ज्ञान ज्ञानी का, मानशील का मान, गर्व गर्वीले अभिमानी का, सब चढ़ जाता भेंट, सब चढ़ जाता भेंट, सहज ही प्रमदा के चरणों पे, सच ही कुछ बचा नहीं पाता, नारी से उद्वेलित नर। क्या बात है, क्या बात है। और जब पुरुरवा के शब्दों में जो उर्वशी में कहते हैं कि मर्त मानव की विजय का तुर्ज हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूरज हूं मैं, अंधतम के भाल पर दीपक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। क्या बात है, क्या ये दिनकर की लाइन थी, जो दो वीर रस, श्रृंगार रस, दोनों के अंदर जो समन्वय पैदा करना, ये उस व्यक्ति में। दूसरा, बच्चन की अगर आप मधुशाला पढ़ें तो अभी जो वैमनस्य चल रहा है, सामाजिक वैमनस्य, धर्म का नाम लेकर के समाज में जो कटुता चल रही है, उस पर एक कितना सटीक उन्होंने लिखा कि मुसलमान और हिंदू हैं जो,
मुसलमान है और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। मुस्लिम हिंदू एक हैं रहते, जब तक मंदिर मस्जिद न जाते, मंदिर मस्जिद भेद कराती, मंदिर मस्जिद भेद कराती, मेल कराती मधुशाला। क्या बात है, क्या बात है। और फिर वो लिखते हैं, देखिए इस बात को, एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। क्या बात है। तो आपने जो शुरू में कहा था कि हंसते रहिए, ये मधुशाला कोई शराब वाला मधुशाला नहीं है, बिल्कुल। ये मधुशाला जीवन का मधु है, प्यार का मधु है, सौहार्द का मधु है। इसमें आपको दिन को होली रात दिवाली रोज मनाते रहिए, रोज हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। साहित्य प्रेम आपका दिखा, और जो आपका प्रेजेंटेशन था, जो शब्दों पे आपकी पकड़ थी, और जिस तरीके से आपने इस कविता को सुनाया, हमारी तो सुबह बन गई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, यहाँ समय प्रबंधन की ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपका जो जीवन है वो कितना व्यस्त है, हम वो देख पा रहे हैं, हम जानते हैं वो चीज़ को, लेकिन उसमें भी आपने अपने शौक़ के लिए, अपनी निजी चीज़ों के लिए बड़ी खूबसूरती से समय को बांट रखा है। कैसे कर पाते हैं आप ये सब कुछ इतने अच्छे तरीके से? क्योंकि इस समय तन्वी जी, मेरा मानना है कि सबसे अच्छा मैनेजमेंट जो लाइफ का है वो टाइम मैनेजमेंट है। आपने समय को अगर ठीक से प्रबंधन कर लिया तो आप जिंदगी के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। और जितने भी जिंदगी, हम तो सबका जीवनी भी पढ़ते रहते हैं, जिन्होंने भी समय को पहचाना जी, उनको आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आई। आज जो वक्त के साथ नहीं चले, जो वक्त को नहीं पहचाने, जो वक्त को तवज्जो नहीं दिए, वो पिछड़ गए। तो इसलिए समय को का प्रबंधन, आपको कुछ समय एक्सरसाइज के लिए निकालना है। बिल्कुल। आप डॉक्टर हैं, आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि आप जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बीमार को कैसे स्वस्थ करेंगे, कैसे स्वस्थ करेंगे? उसके लिए भी ध्यान रखना है। पठन पाठन का ध्यान रखना है, मरीजों का ध्यान रखना है, घर में परिवार में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो गए और पत्नी से रोज नोकझोंक हो रही है, रोज तकरारें हो रही हैं, तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। तो इसलिए हर जगह वो समय का प्रबंधन बड़ा कीमती होता है। वो सही बात है जी। और इस समय के प्रबंधन को बखूबी जानते हैं आप, और यही कारण है कि हर फील्ड में जो भी चीज़ें आपसे जुड़ी हैं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। यहाँ एक चीज़ जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि इंडियन मेडिकल एकेडमी में सेक्रेटरी के पद पर आपने वर्तमान में कार्यरत हैं। इस पद की क्या जिम्मेदारियाँ हैं और इसके तहत आप कौन कौन से काम करते हैं? ऐसा है तन्वी जी कि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार बनने का सेक्रेटरी रहा करीब 4 साल पहले जी। और फिलहाल मैं इसका एक विंग है, एकेडमिक विंग, IMA अकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस के बोझ के तले वो समय नहीं निकाल पाते हैं पठन पाठन का, तो पुराने ज्ञान के बोझ के सहारे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। तो अद्यतन ज्ञान देने के लिए ये एक फोरम है जिसमें हर महीने हम लोग एक कम से कम मिनिमम एक बैठक करते हैं सारे डॉक्टरों का, पूरे बिहार का। इधर तो कोरोना काल में सिर्फ ऑनलाइन चला, ऑफलाइन तो कुछ हो नहीं रहा था, तो इसलिए वेबिनार करके जो आज का एडवांसेस है, रीसेंट एडवांसेस डायबिटीज़ का, रीसेंट एडवांसेस हाइपरटेंशन का, रीसेंट एडवांसेस कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, ये सब हम सारे डॉक्टरों को, चाहे गायनी का जो फील्ड है और ऑर्थोपेडिक्स का फील्ड है, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है तन्वी जी, रोज अनुसंधान हो रहे हैं, बिल्कुल नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, और अपडेट बने रहना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि 10 साल पुराना ज्ञान कहाँ से कहाँ रखा रह जाता है, वो आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए उसको करने के लिए आपको CME मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम जरूरी है। उसके हम चूँकि सेक्रेटरी हैं, इसका प्लानिंग करते रहते हैं। अभी हाल में 7 दिन पहले करवाया था हमने, तो ये चलता रहता है। इससे होता है कि समाज का भी भला होता है, जो यंग चिकित्सक हैं उनको जानकारी मिलती है, और जो वो चिकित्सक हैं जो बिजी हैं, जो समय नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जानकारियों से जब प्रबुद्ध होते हैं तो समाज को ज़्यादा दे पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और इंसान जितनी ज़्यादा नॉलेज अपडेट करे उतना उसके व्यक्तित्व का विकास के लिए बेहतर है, ये हम सभी जानते हैं। और इस फील्ड में अपने पद के साथ बड़ा ही जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन कर रहे हैं डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब, हमने उन बच्चों की बात की जो मेडिकल में जिनका एंट्रेंस हो चुका है, जो उसकी विधिवत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज भी मेडिकल और इंजीनियरिंग का क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। माँ बाप की अगर बात करें तो सबसे पहली पसंद उनकी मेडिकल इंजीनियरिंग ही होती है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे बढ़े? क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या सलाह देना चाहेंगे आप उन्हें? एक तो है कि सिर्फ माँ बाप के प्रेशर पर न चुनें, और एक मानी हुई बात है कि ये मान के चलें कि मेडिकल साइंस जो दूर से सुहावना लगता है, अगर आपके अंदर एक जज्बा है समाज सेवा का, लोगों की सेवा का, बहुत सुहाना सफ़र है मेडिकल साइंस का। जी। लेकिन कभी भी इसको फूलों की सज्जा ना न समझें। समझे, बिल्कुल। ये कांटों का सेज है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई तो जिंदगी भर अविरत, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डिग्री ले ली और पढ़ाई से रिश्ता छूट गया। पढ़ना पड़ेगा। मरीजों के साथ बनाने के लिए आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। तो हर क्षण परीक्षा है। परीक्षा तो जो आप मेडिकल कॉलेज में तो परीक्षाओं का अंबार लगा रहता है। हम लोगों का तो हर सप्ताह में कार्ड साइनिंग ये वो क्या क्या नहीं होता। तो वहाँ से जब परीक्षा दे के आते हैं, हमारे जब हम डिग्री लेके आ रहे थे, हमारे प्रोफेसर ने यही कहा था कि ये सारी परीक्षाएं तो जो तुम गुजरे हो बहुत कठिन थी परीक्षा, लेकिन उस सारे सिंपल परीक्षा थी। अगर तुम जाओगे समाज की परीक्षा जो तुम दोगे तो समाज एक अलग परीक्षा लेता है। यहाँ आपको कैसे व्यवहार करना है लोगों के साथ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी मशक्क़तों के साथ आप इस बात का अनुमान लगाएं पहले से कि ये चीज़ें हो सकती हैं, और उसके बाद अगर आवेंगे तो इस क्षेत्र का कोई विकल्प नहीं है जहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है। कोई रिटायरमेंट नहीं है, और इतना बेइंतहा प्यार और विश्वास मिलता है मरीजों से। इज्जत इतनी बड़ी धरोहर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, कहीं इसकी कोई डकैती नहीं हो सकती। ये आपकी अपनी। महल बनाने वाले तो बहुत सारे महल बना के चले गए, लेकिन महल बना के इतिहास नहीं बनाया जा सकता है। ये प्यार और विश्वास से आप इतिहास बना सकते हैं। क्या बात है। ये इज्जत जो कमानी है वो इस फील्ड की सबसे बड़ी पूंजी है, और अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें तो आप एक बेहतर डॉक्टर के साथ साथ एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, अगर भविष्य की योजनाओं की बात करें, हर इंसान के दिमाग में अपने आने वाले कल को लेकर कुछ खास चलता है, वो कुछ करना चाहता है। अगर आपकी मैं निजी तौर पर बात करूँ, क्या कुछ सोच रखा है आगे आने वाले दिनों को लेकर? आगे आने वाले दिनों में तन्वी ये है कि मेरी इच्छा है, बहुत दिन से एक सपना मेरा है कि मैं किताब लिखूं। किस तरह की किताब होगी? किताब चिकित्सा जगत की होगी, जो आम जनता के लिए होगी। जी। जैसे मैं चाहता हूं कि आम जनता तक, जो आपने पहले भ्रांतियों की बात की थी, भ्रांति विहीन वैज्ञानिक तथ्य सरल भाषा में, कोशिश करूंगा कि हिंदी भाषा में ही, ताकि गाँव में जन जन तक पहुँचे। बहुत सुंदर। वो डायबिटीज़ के बारे में हो, चाहे कोई कॉमन बीमारी के बारे में हो, कोविड के बारे में हो, कहीं से भी हो, ये लिखने की इच्छा है। अभी तो उतना वक्त मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कभी अगर वक्त मिला उस तरह से, और जब अंदर से संवेदनाएं तो दहाड़ मार ही रही हैं तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह होगा, भगवान करेंगे। बिल्कुल होगा, और हम मुंतज़िर रहेंगे आपके उस पुस्तक के, क्योंकि हमें पता है उसमें बहुत ही शानदार जानकारियाँ रहेंगी। और एक बार जब इंसान ठान ले आपका समय प्रबंधन भी शानदार है, तो निश्चित तौर पर आप उस कार्य को आप अंजाम ज़रूर देंगे। यहाँ जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे हम, गरीब मरीजों के प्रति हमेशा से आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, उनके लिए आपके दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? ये तो तनु जी, शुरू से हमने कहा कि अगर आपको धन कमाने की इच्छा है तो कभी आप चिकित्सा जगत में ना आए। धन मिलता है यहाँ पे, मिलता है बिल्कुल, लेकिन वो बेशुमारी वाली बात नहीं होगी। इसलिए हमारे जितने भाई बंधु अगर ये सोच रहे हैं कि रातों रात मर्सिडीज कार के मालिक हो जाएंगे, ऐसे बन जाएगा, वैसे हो जाएगा, जो आप दूसरे बिजनेस हाउसेस को देख के सोचने लगते हैं, ये गलत है। और अभी भी जो कॉरपोरेट कल्चर के आने से थोड़ा प्रदूषण आया है। तो ये भावना आपके अंदर रहनी चाहिए कि जितने गरीबी गुर्बत इतना समाज में है और सबको चिकित्सा की ज़रूरत है, तो भगवान की दया से आपको इतने मरीज मिल जाते हैं जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कुछ मरीज जो उस तरह के हैं, उनके प्रति आप अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को जिंदा रखिए और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कीजिए। क्या बात है। इससे आपको उनकी दुआएं मिलेगी, उनका प्यार तो मिलेगा ही, और उनकी जो गरीबों की दुआएं होती हैं
वो भगवान के आपको समकक्ष ले जाती है। क्या बात वो है, कभी बहुत खाली नहीं जाता है। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ आए और इतनी शानदार और उम्दा बातें हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। चलते चलते हमारे दर्शकों से अगर आप कुछ खास कहना चाहेंगे, कोविड का ये नाजुक दौर चल रहा है, कोई संदेश देना चाहेंगे, वो क्या होगा? संदेश यही है तन्वी जी सारे लोगों से कि कभी भी डरे नहीं। डर आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, आपकी प्रतिरोध की जो क्षमता है उसको आपको कृशकाय बनाता है। रोगों की लड़ने की क्षमता अगर बनानी है, डर को दूर हटाइए। डरना नहीं है, जो है सो हाँ, लेकिन सावधानी रखनी है। निर्भय होके और सावधानी के साथ आप समाज में अभी भी रहें। कोई वायरस, चाहे कोविड का वायरस हो, डेंगू का वायरस हो, कैंसर रूपी कोई बीमारी हो, कुछ नहीं कर पाएगा। निर्भीकता से लड़ने का जज्बा रखें, साहस रखें। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात कही डॉक्टर साहब। आज आप यहाँ आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद तन्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर राजीव रंजन। बहुत ही शानदार बातें इन्होंने आज हमारे साथ की और बहुत सी भ्रांतियों को दूर किया, जिसे जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। लेकिन दर्शकों, उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए आपके पत्र, और उन पत्रों को यहाँ पहुँचाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपके पास हो हमारे कार्यक्रम का एड्रेस। तो फटाफट उठाए ना कागज़ और कलम और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार विहार, निदेशक डीटी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk patna@gmail.com।